हिंद बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। विदेशी यात्री में कौन कौन यूनानी लेखक और चीनी यात्री, अरब यात्री, तिब्बत यात्री, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेगुलर क्लास में बने रहें और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, तो थोड़ा सा कल की क्लास का जो है रिवाइज करवा देते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़े थे और मेरे साथ साथ बोलिएगा। देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन? साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत जो है पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? देखिए, बोलिएगा मेरे साथ साथ। पहला है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ। और दूसरा क्या था? दूसरा था लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र। लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र। तो धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन सा ग्रंथ बताए थे? ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। तो ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ में भी कौन कौन सा था? ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, पुराण, वेदांग, स्मृतियाँ और महाकाव्य सर्वप्रमुख हैं। तो वेद में बताइए आप सभी, वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या कितना बताए थे? वेदों की संख्या जो है 4 है। कितना है? 4। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है, लेकिन इनमें से जो पुराना कौन है सबसे पुराना? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो लगभग 3500 साल पहले या 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और इनसे हमें जानकारी किसकी मिलती है? तो आर्यों के समूह के प्रसार, संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती है। किससे? वेद से। और दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, तो इन ग्रंथों में आर्यों की यज्ञ क्रिया का विशद वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथ में जो है यज्ञ क्रिया का विशद वर्णन है। और ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। अतः यज्ञ संबंधी इस साहित्य को क्या क्या बोला गया है? ब्रह्मा साहित्य। ब्राह्मण को क्या बोला गया? ब्रह्मा साहित्य। या ब्राह्मण क्यों बोला गया है? तो इसमें जो है यज्ञ संबंधी क्रिया का विशद वर्णन मिलता है। और मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? तो ऐतरेय, वाजस्नेय और पंचविंश गोपथ। ऐतरेय, वाजस्नेय, पंचविंश गोपथ जो है मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध यज्ञों के कर्मकांड से है और उस समय के जो समाज धार्मिक विचारों की जानकारी भी इसमें मिलती है। और तीसरा है आरण्यक। आरण्यक शब्द, आरण्य शब्द का क्या अर्थ होता है? वन। आरण्य शब्द का अर्थ होता है वन। इन ग्रंथों का अध्ययन जो वनों में किया जाता था, यही कारण है कि उन्हें आरण्यक कहा गया है। और इन ग्रंथों का अध्ययन वनों में किया जाता था। इसमें क्या है? तो चिंतनशील ज्ञान की स्थापना। इसमें क्या मिलता है? चिंतनशील ज्ञान की स्थापना की गई इसमें। और आरण्यक की संख्या कितना? 7। याद रखना है, 7। उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। उपनिषद की संख्या जो है 108 है। देखिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना या समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें क्या मिलता है? तो दर्शन तथा अध्यात्म का गंभीर चिंतन है और ज्ञान की जिज्ञासा और पर ब्रह्म की स्थापना जो है इसका मुख्य विषय है। उपनिषदों को जो है ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। और मुख्य उपनिषद कौन कौन सा है? तो मुंडक जो बता रहे हैं वो याद रखना है। मुंडक उपनिषद, छांदोग उपनिषद, बृहदारण्यक और कौशितकी। मुंडक उपनिषद जो 7वीं अध्याय किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। 7वीं अध्याय किस उपनिषद से लिया गया है?
मुंडक उपनिषद। अब आगे बढ़ते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक है कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। कल्प सूत्र में जो है यज्ञों का विधि नियम बताया गया है और गृह सूत्रों में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है, जबकि धर्म सूत्रों में मनुष्य के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है इसमें। और छठा है वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग जो 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। व्याकरण की संख्या वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनकी सहायता से वेदों को जो है बड़ी सरलता के साथ समझा जा सकता है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय हैं, 3863 सूत्र हैं। तो इससे पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो क्या बताना है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। आप जानते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में क्या है? हिंदू समाज के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। स्मृति साहित्य से हिंदू समाज के संबंध में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है और उनके जीवन यापन, आर्थिक गतिविधियों को जानने में ये जो ग्रंथ है महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचना जो सूत्र साहित्य के बाद हुई। प्रारंभिक स्मृतियों में कौन कौन सा है? मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वप्रमुख है। प्रारंभिक स्मृति में जो है मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है सर्वप्रमुख है। और मनु स्मृति का रचना काल, मनु स्मृति का रचना काल जो है कितना ईसा पूर्व माना जाता है? तो रचना काल जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच है। मनु और याज्ञवल्क्य के अतिरिक्त नारद स्मृति प्रमुख है। बृहस्पति, विष्णु की स्मृतियाँ महत्वपूर्ण है। तो इतना ही याद रखना है। मनु स्मृति जो सबसे पुराना स्मृति है और मनु स्मृति के बाद अतिरिक्त कौन कौन सा महत्वपूर्ण है? तो नारद स्मृति, बृहस्पति, विष्णु की स्मृतियाँ महत्वपूर्ण है। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद जो है महाकाव्यों का मुख्य स्थान है। और महाकाव्य में कौन कौन से 2 जो है प्रमुख महाकाव्य कौन कौन सा है? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि। और महाभारत की रचना वेद व्यास। ये दोनों जो 200 से 300 ईस्वी में लिखा गया था, इनका अंतिम स्वरूप मिलता है। और इन महाकाव्यों से उस समय के जो समाज के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का ज्ञान होता है। तो महाकाव्य कितने? 2, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने किया था? तो वाल्मीकि। और महाभारत की रचना जो है वेद व्यास। और इन महाकाव्यों से हमें जो उस समय के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का ज्ञान होता है। पुराण। पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। और इनकी रचना जो महाकाव्यों के समकालीन प्रतीत होती है। पुराणों में आदिकाल से गुप्त काल तक की ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। पुराणों में क्या है? आदिकाल से गुप्त काल तक की जो है सामग्री प्राप्त होती है। पुराण की संख्या कितना है? तो 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। लेकिन इतिहास की दृष्टि से कौन कौन सा पुराण महत्वपूर्ण है? तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड, भागवत, भविष्य और अग्नि ही महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है? तो पिटक साहित्य। तो पिटक साहित्य में 3 है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक से जो हमें भिक्षु और भिक्षुणियों के बारे में अनुशासन संबंधी नियम इसमें है। और शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके विचारों का वर्णन मिलता है। और विनय पिटक जो है सर्वाधिक प्राचीन है इन तीनों में से। और दीर्घ निकाय। तो दीर्घ निकाय जो किस पिटक का भाग है? तो बोलना शुद्ध पिटक का भाग है। दीर्घ निकाय किस पिटक का भाग है? शुद्ध पिटक का भाग है। और दीर्घ निकाय में जो गौतम बुद्ध के जीवन के अंतिम चरण का वर्णन मिलता है। और दूसरा जातक। जातक जो है बौद्ध ग्रंथों में जातकों को सबसे प्राचीनतम माना गया है। बौद्ध ग्रंथों में जातक को प्राचीनतम माना गया है। इनमें किसका वर्णन मिलता है? तो गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है इसमें।
और इसकी संख्या जो 549 है। तत्कालीन समाज का भी वर्णन मिलता है। और तीसरा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है कौन सी भाषा में है? मिलिंद पन्हो या पाली भाषा में है, या जो मिनेंडर काल की रचना है। और बौद्ध धर्म के विवादग्रस्त विषयों का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हो में किसका वर्णन है? तो बौद्ध धर्म के जो विवादग्रस्त विषय हैं उनका वर्णन मिलिंद पन्हो में मिलता है। और अन्य ग्रंथ है दीपवंश, महावंश की रचना जो श्रीलंका में हुई थी। याद रखना, अन्य ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जो अन्य ग्रंथ है दीपवंश, महावंश, इसकी रचना कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। तो इतना हो गया बौद्ध धर्म ग्रंथ। अब तीसरा है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ। तो जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रचुर सामग्री समाहित है। इसमें जो है आगम साहित्य सर्वप्रमुख है। और इस साहित्य में 12 अंग है। आगम में कितने अंग है? 12 अंग है। और जैन ग्रंथ और कौन कौन सा है? कालका पुराण जैन ग्रंथ है। और इनसे जो मालवा का तत्कालीन चित्रण मिलता है। कालका पुराण जैन ग्रंथ से किसका वर्णन मिलता है? किसकी जानकारी मिलती है? तो मालवा की जानकारी इससे मिलती है। और है भद्रबाहु रचित चंद्रगुप्त मौर्य उस समय तत्कालीन जैन समाज के संबंध में अति महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। कौन सा है? भद्रबाहु रचित। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य तथा जो उस समय के जैन समाज के संबंध में सूचनाएं मिलती है इससे। और अन्य जैन ग्रंथ है सब। तो ये हो गया धार्मिक साहित्य। क्या पढ़े? धार्मिक ब्राह्मण धार्मिक साहित्य। धार्मिक ग्रंथ में पहला है ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ और दूसरा लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र। तो अब लोक साहित्य के बारे में जानते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछा जाएगा आपसे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? क्या बताना? कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य। कौटिल्य बोलते हैं इसे, या विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो इनकी रचना जो अर्थशास्त्र की रचना कितना ईसा पूर्व? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। परंपरा के अनुसार इसका रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य था। इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। और दूसरा गार्गी संहिता, इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता से यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। कब हुआ था यवन आक्रमण? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। इसकी जानकारी हमें गार्गी संहिता से मिलती है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये क्या है? नाटक है। इनमें चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन मिलता है? तो किस प्रकार से जो चाणक्य कूटनीति द्वारा नंद वंश को समाप्त किया और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है स्थापित किया, राज्यारोहण का वर्णन मिलता है। और चौथा है अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। दोनों के दोनों क्या है? संस्कृत के व्याकरण है। दोनों क्या है? संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन इनमें राजाओं, गणतंत्रों तथा राजनीतिक घटनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। और राजतरंगिणी किस लेखक कौन है? राजतरंगिणी के तो कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन। इसी में जो कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो राजतरंगिणी से हमें किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। और कालिदास के ग्रंथ कौन सा? मालविकाग्निमित्रम। इससे जो हमें पुष्यमित्र शुंग के शासन के बारे में जो जानकारी मिलता है और तत्कालीन उस समय के जो समाज था उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम मित्र। और गुजरात और सिंध के स्थानीय इतिहास। गुजरात और सिंध के स्थानीय इतिहास, इससे जो है रासमाला, कौन कौन सा है? रासमाला, प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश, यह गुजरात से संबंधित ग्रंथ है। इससे हमें गुजरात के बारे में जानकारी मिलती है। रासमाला, प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश।
और सिंध के इतिहास की जानकारी के लिए चचनामा, सिंध के इतिहास की जानकारी के लिए कौन सा चचनामा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जीवन चरित्र, प्राचीन काल में अनेक राजाओं के जीवन चरित्र लिखे गए जो इतिहास के प्रमुख स्रोत है, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। बाणभट्ट का हर्षचरित जो महत्वपूर्ण है, इससे किसकी जानकारी मिलती है? हर्ष काल के यानी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। और बिल्हन का विक्रमादेव चरित, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, संध्याकर नंदी का रामचरित, ये सब। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो बोलना चंद्रवरदाई। रामचरित का संध्याकर नंदी। अब आते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विदेशी यात्रियों के विवरण। अब यहाँ से जो ध्यानपूर्वक समझिएगा, विदेशी यात्रियों के विवरण देखिए। तो विदेशी यात्री के विवरण में पहला जानेंगे यूनानी लेखक के बारे में, उसके बाद चीनी यात्रियों के बारे में, अरब यात्री और तिब्बत यात्री के बारे में। तो देखिए 1 बाय 1 करके अध्ययन करते हैं। यूनानी लेखक, तो स्काइलेक्स जो था, स्काइलेक्स पहला यूनानी था जिसने भारत पर पुस्तक लिखी। यानी यूनानी लेखक में बोला जाए कि यूनानी लेखक कौन था जो भारत पर पुस्तक लिखी, भारत पर जो है पुस्तक लिखी। तो स्काइलेक्स जो पहला यूनानी था, कौन सा? पहला यूनानी था जो भारत पर पुस्तक लिखी। तो याद रखना, स्काइलेक्स पहला यूनानी था जिसने भारत पर पुस्तक लिखी। और इसके अतिरिक्त यूनानी लेखकों में और कौन कौन लेखक आते हैं? तो हेकाटियस आते हैं, हेरोडोटस आते हैं और टीसीएस आते हैं। तो यूनानी लेखक में स्काइलेक्स के अतिरिक्त हेकाटियस, हेरोडोटस और टीसीएस आते हैं, ये सब प्रमुख है। तो हेकाटियस जो है, हेकाटियस इन्होंने एक पुराविद था, या एक क्या थे? तो पुराविद भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने एक ज्योग्राफी नामक एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? हेकाटियस जो है ज्योग्राफी नामक ग्रंथ लिखा। और इसमें उल्लेख मिलता है सिंधु के पार रेगिस्तान है। किसका उल्लेख मिलता है? सिंधु के पार रेगिस्तान है, इसका उल्लेख हेकाटियस जो अपने ग्रंथ में करते हैं, ज्योग्राफी। तो हेकाटियस की पुस्तक कौन सी है? ज्योग्राफी जो लिखा। और इसमें सिंधु के पार का जो है रेगिस्तान है, क्या बताते हैं कि सिंधु के पार रेगिस्तान है, इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। तो इस ग्रंथों में कुछ भारतीयों के नाम का भी उल्लेख है, यानी इन ग्रंथों में जो कुछ भारतीयों के नाम का भी उल्लेख मिलता है हेकाटियस के ग्रंथों में। और दूसरा आ जाता है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जिसे इतिहास का जन्मदाता बोलते हैं, हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास का जन्मदाता। ये जो प्रख्यात यूनानी लेखक और हिस्टोरिका, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, जिसमें भारतवासियों के विषय में विस्तार से वर्णन मिलता है। यानी हेरोडोटस की पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका। क्या बोलना है? हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो क्या बताना है? हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। इसमें जो है भारतवासियों के विषय में विस्तार से वर्णन मिलता है। और हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता बोला जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता बोला जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा टीसीएस। देखिए टीसीएस, तो टीसीएस ईरानी दरबार में चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक था। ईरानी दरबार में आने वाले दूतों और कर्मचारियों से भारत के विषय में जो अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। टीसीएस जो था ईरानी दरबार का चिकित्सक था, और ईरानी दरबार में आने वाले जो दूत और कर्मचारी होते थे उनसे भारत के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, और इसी के आधार पर एक पुस्तक लिखी जो अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। तो ये सब कौन से लेखक हैं? यूनानी लेखक हैं। और यूनानी लेखक में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका। तो मेगास्थनीज जो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, आया था? तो क्या बोलना है? चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। तो इंडिका पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि मौर्य काल का इतिहास के बारे में हमें जानना है तो स्रोत क्या होगा? मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेगास्थनीज के पुस्तक कौन सी? इंडिका। इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास के रचना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और डायमेकस एवं डायनोसियस मौर्य वंशीय शासक बिंदुसार के समय में यूनानी राजदूत हुए थे। और डायमेकस और डायनोसियस कौन किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के समय में जो है यूनानी राजदूत हुए थे। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका अब जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। तो इंडिका से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में। वो भी किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो क्या बोलना है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये हो गया यूनानी लेखक। अब दूसरा जानते हैं चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में। किसके बारे में? चीनी यात्री के विवरण। तो चीनी यात्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, यात्री था, वो फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। तीन याद रखना, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। फाहियान जो 399 से 412 ईस्वी में भारत आया था और हेनसांग 7वीं सदी के पूर्वार्ध और इत्सिंग ने उत्तरार्ध में भारत की यात्रा की। यानी 7वीं सदी में कौन कौन आए थे? हेनसांग और इत्सिंग। और फाहियान जो है यानी कि 399 से 412 ईस्वी में भारत यात्रा किया था। तो मोटा मोटी याद रखना है कि चीनी यात्री में कौन कौन महत्वपूर्ण है? फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। इतिहास स्रोत के रूप में फाहियान और हेनसांग के विवरण जो अति महत्वपूर्ण है। इतिहास के स्रोत के रूप में देखा जाए तो फाहियान और हेनसांग के विवरण जो क्या अति महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीनी यात्रियों ने भारत का व्यापक भ्रमण किया और ये दीर्घ काल तक इसी देश में रहे। यानी ये तीनों चीनी यात्री जो हैं भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे और कुछ दिन तक, दीर्घ काल तक जो है इस देश में रहे। तो इन्होंने जो अपना विवरण लिखा उनसे जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चीनी यात्री में कौन कौन आ जाएगा? फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग मिलान करने के लिए भी दिया जा सकता है कि यूनानी लेखक, चीनी यात्री, इस तरह का। तो फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग कौन थे? चीनी यात्री थे, याद रखना है। और इन्होंने जो है कब आए थे? तो 7वीं सदी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में हेनसांग और इत्सिंग आया था। और फाहियान जो 399 से 412 ईस्वी में भारत यात्रा की और ये जो थे भारत के भ्रमण के लिए आए थे और कुछ समय तक यहाँ रहे थे, दीर्घ काल तक जो है यहाँ रहे थे। तो ये हो गया चीनी यात्रियों के बारे में विवरण। आप जानते हैं अरब यात्री। अरब यात्री, तो अरब यात्रियों का विवरण जो है भारत के राजपूत काल के लिए जानने का जो है अति महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी अरब यात्रियों का विवरण जो है भारत के राजपूत काल के अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अल बरूनी, वो भी कौन कौन? अरब यात्री में याद रखना, अल बरूनी की तहकीक-ए-हिंद, तहकीकात-ए-हिंद ये पुस्तक है। अल बरूनी की पुस्तक कौन सा है? तहकीकात-ए-हिंद। इस श्रेणी का जो है सर्वप्रमुख स्रोत है। अल बरूनी जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, उसका ग्रंथ 11वीं शताब्दी भारत की स्थिति जानने का अत्यंत विश्वसनीय साधन है। यानी अल बरूनी के जो ग्रंथ है तहकीकात-ए-हिंद, यह 11वीं शताब्दी के भारत की स्थिति जानने का क्या है? अत्यंत विश्वसनीय स्रोत है, साधन है। तो 11वीं शताब्दी भारत की स्थिति जानने का जो है अत्यंत विश्वसनीय साधन है तहकीकात-ए-हिंद। तहकीकात-ए-हिंद जो है किसकी पुस्तक है? तो क्या बोलना है? अल बरूनी की पुस्तक है तहकीकात-ए-हिंद। अल बरूनी जो किसके समय में भारत आया था, किसके साथ? तो अल बरूनी जो महमूद गजनबी के साथ जो है भारत आया था। और दूसरा लेखक है अरब यात्री में जो है मिनहाज की पुस्तक कौन सी? तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी, ये सारे जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है, जरूरी है। तबकात-ए-नासरी किसकी पुस्तक है? तो मिनहाज। इससे भी जो है जानकारी मिलती है। तो अरब यात्री में कौन कौन हो गया? अल बरूनी और मिनहाज। अल बरूनी की पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद
और मिनहाज की पुस्तक तबकात नासरी। तहकीकात हिंद से किसकी जानकारी मिलती है? तो 11वीं शताब्दी के जो भारत की स्थिति है उस समय के जानने का स्रोत जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आते हैं तिब्बत यात्री में। तो तिब्बत यात्री में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है? तो तिब्बत यात्री में याद रखना है तिब्बत यात्रियों में लामा तारानाथ का जो है नाम सरप्रमुख है। तिब्बत यात्री में कौन सरप्रमुख है? तो लामा तारानाथ, जो 12वीं शताब्दी में भारत आए और उन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। यानी कंग्यूर और तंग्यूर जो है किनकी रचना है? तो क्या बोलना है? लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ने इन्होंने भारत आए कब? 12वीं शताब्दी में आए और इन्होंने 2 पुस्तक लिखा, कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जिसमें उसने मौर्य काल के बाद के भारत के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला है और शक, पार्थियन एवं कुषाण शासकों के विषय में इन ग्रंथों में जो अति महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। और तारानाथ ने बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखा, बौद्ध धर्म का इतिहास भी लिखा, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो लामा तारानाथ जिनकी पुस्तक कौन कौन है? कंग्यूर और तंग्यूर, इनसे भी जो है प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किनकी जानकारी मिलती है? तो इनसे जो मौर्य काल के बाद के भारत के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है, प्रकाश डाला गया है। और शक, पार्थियन और कुषाण शासकों के विषय में भी इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। और लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक लिखा और इसमें जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्या? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या अध्ययन किए? तो यूनानी यानी विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। किसकी जानकारी? विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ें। तो विदेशी यात्रियों में जो है कौन कौन सा याद रखना? यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में भी कौन कौन सा? यूनानी लेखक में हेकाटियस, हेरोडोटस, टीसियस, जो हेरोडोटस को इतिहास का जनक बोला जाता है। और हेकाटियस की पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफी। इसमें जो है सिंधु के पार रेगिस्तान है इसका वर्णन मिलता है और कुछ भारतीयों के नामों का वर्णन मिलता है हेकाटियस की पुस्तक में। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, इसमें हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता बोला जाता है। भारतवासियों के विषय में विस्तार से वर्णन मिलता है इसमें। और कौन सी? टीसियस। टीसियस जो था ईरानी दरबार में चिकित्सक था। कौन सा? चिकित्सक। और उसने ईरानी दरबार में आने वाले दूतों और कर्मचारियों से जो भारत के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, लेकिन इसी आधार पर एक पुस्तक लिखी जो अभी उपलब्ध नहीं है मूल स्वरूप में। और सबसे महत्वपूर्ण लेखक जो आते हैं यूनानी लेखकों में इतिहास के जानने का स्रोत है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो बोलना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखा इंडिका। तो इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। तो इंडिका से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य कालीन इतिहास रचना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और डायमेकस, डायनोसियस, ये भी जो है बिंदुसार के समय में यूनानी राजदूत हुए। और चीनी यात्री, तो ये हो गया यूनानी यात्री। अब चीनी यात्री में कौन कौन याद रखना? 3, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। चीनी यात्री में कौन सा याद रखना है? फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। इनके विवरण जो है प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो तीनों चीनी यात्रियों ने भारत का व्यापक भ्रमण किया और वे जो लंबे समय तक इस देश में रहे। और अरब यात्री में कौन कौन याद रखना है? तो अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीकात हिंद, जो 11वीं शताब्दी भारत की स्थिति जानने का जो अत्यंत विश्वसनीय साधन है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो बोल रहे हैं महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और मिनहाज की पुस्तक है तबकात नासरी। तो ये याद रखना है, 2 लेखक को याद रखना है अरब यात्री में। अरब यात्री कौन कौन था? अल-बरूनी और मिनहाज। और तिब्बती यात्रियों में जो है इनका विवरण में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो तिब्बती यात्रियों में लामा तारानाथ का नाम जो सरप्रमुख आता है, जो 12वीं शताब्दी में भारत आए।
इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जिसमें मौर्य काल के बाद के भारत के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला। शक, पार्थियन, कुषाण शासकों के विषय में इन ग्रंथों में अति महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। और लामा तारानाथ की एक और पुस्तक है बौद्ध धर्म का इतिहास, इसमें भी उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है इससे भी। और लास्ट में आता है संगम साहित्य, थोड़ा सा है संगम साहित्य। तो संगम साहित्य सुदूर दक्षिण के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, यानी भारत के जो सबसे दक्षिणी छोर यानी दक्षिण के इतिहास का जानने का प्रमुख स्रोत क्या है, संगम साहित्य। तो ये जो कौन सी भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा। तमिल भाषा में जो चोल, पांड, चेर राज्यों के प्रारंभिक इतिहास के निर्माण का जो मुख्य एवं सुदृढ़ आधार है। तो यानी चोल, चेर, पांड इन राज्यों के बारे में जानकारी हासिल करना है तो कौन से ग्रंथ से, संगम साहित्य से जानकारी मिलती है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और आगे के क्लास में हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।